अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मारूफ अमरीकी इदारे मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने 4 साल बाद पाकिस्तान इंडेक्स की इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट्स में दर्जाबंदी कर दी है। नाजरीन, पाकिस्तान का नाम उभरती हुई मुईशतों की फहरिस्त से निकालकर आलमी सतह पर सरमायाकारी के लिए साजगार मुल्क होने का दर्जा वापस ले लिया गया है। मॉर्गन दर्जाबंदी तस्दीक कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत का हुजम सुकड़ चुका है और सरमाए की किल्लत का सामना है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक आलमी दर्जाबंदी इस बात का इशारा है कि हुकूमती मुआशी इदाद-ओ-शुमार आलमी सतह पर मुस्तरद हुए हैं। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने पाकिस्तान का दर्जा बढ़ाकर 8 साल बाद उभरती यानी कि इमर्जिंग हुई मार्केट्स में शामिल कर दिया था। 2017 में पाकिस्तान में बहुत सी मुस्बत मुआशी तब्दीलियों का हवाला देते हुए कहा गया था कि हुकूमत ने कम शरह नमू, अफराते ज़र, बिजली की बहरान और ज़र मुबादला के ज़खायर की अबतर सूरत हाल पर काबू पाया है। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल की इस खबर ने तब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 10 बलाई नफसियाती हदें अबूर करते हुए 1042 पॉइंट्स के इजाफे से तारीख की नई बुलंद तरीन सतह को अबूर किया था, जबकि आज दर्जा बंदी में तनज़्ज़ुली से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में 333 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। मुआशी इदाद-ओ-शुमार पर जब एक फरीक जो है जिसका बला का एतमाद है वो हुकूमत वक्त है। हुकूमत के मुताबिक अगर कोई शख्स मुआशी इशारियों, शरह नमू, अफराते ज़र से मुतल्लिक हक़ाइक़ अवाम के सामने रख रहा है तो अवाम को गुमराह कर रहा है, मायूसी फैला रहा है, और वो अगर एक अनफॉर्चुनेटली खुदा न ख्वास्ता सहाफ़ी है और उसने आलमी बैंक की रिपोर्ट को कोट कर दिया है, या फिर वो एक दिहाड़ीदार मजदूर है कि जिसने आटे का 20 किलो का थैला 3 साल कबल 590 का लिया था और आज वो 1300 रुपए में ले रहा है, तब भी हुकूमत के नज़दीक फरेब है, ढोंग है। आलमी मार्केट रिसर्च और कंसल्टेंट फर्म एस्पो के सर्वे के मुताबिक महंगाई और बेरोजगारी पाकिस्तानी अवाम के लिए सबसे परेशान कौन मसाइल हैं। सर्वे के 73% शुरा ने महंगाई और 2/3 ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा चैलेंज यानी कि मसला करार दिया है। 74% शहरी अपनी मुलाजमत से मुतल्लिक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे और इन सर्विस को हुकूमत आज इब्स और गुमराह कुन मश्क कहला रही है। इमरान खान साहब बारहा माजी में हुकूमतों की खराब कारकर्दगी का मेयार कहकर इन्हीं सर्विस का हवाला दिया करते थे। नाज़रीन, आज ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खिदमत में गुजारिश करेंगे कि आज की तारीख में आटे की कीमत में 20 रुपये इजाफा, रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 167 रुपये है। उभरती मार्केट्स की दर्जा बंदी में तनज़्ज़ुली देखी जा रही है। तजारती खसारे की गलत अदारियों के ऊपर उन्हीं के वज़ीर ख़जाना की बरहमी जो है वो रिपोर्ट हो रही है। रावी अगर सब चैन लिख रहा है तो अदालतें भी बरहम क्यों हैं, ये तो आज का बड़ा सवाल है। आज ही पेशावर हाई कोर्ट में पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समात हुई है और दौरान समात चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान का यह कहना था कि हुकूमत से एक रोटी की कीमत कंट्रोल नहीं होती, महंगाई की वजह से अवाम इंतहाई तकलीफ में है। जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने सेक्रेटरी फूड से गोश्त की कीमत से मुतल्लिक इफ्तिसार किया। सेक्रेटरी फूड ने यह बताया कि मार्केट में 600 रुपये फी किलो गोश्त मिल रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 300 फी किलो गोश्त मिल रहा है, अब 600 रुपए का ये गोश्त हो गया है जो पहले 300 का था। हुकूमत क्या कर रही है? अदालत ने हुक्म जारी किया कि अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदामात किए जाएं। 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। नाज़रीन, तमाम स्टेक होल्डर्स से मिल बैठकर कीमतों का तयन करने की हिदायत दी गई हाई कोर्ट की जानिब से और वज़ीर आज़म, अदालती सर्वेज, ये सारे आलमी रिपोर्ट्स जो हैं अवाम की, इस तरह के जो स्टेटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं, इन सब को बारहा अपनाया नहीं जा रहा। शायद ये बेहतर हो कि अपनी मुआशी टीम से ही सवाल कर लिए जाएं। गुमराह कौन कर रहा है, ये फैसला इमरान खान साहब को खुद करना होगा। लेकिन आज ही अहम तरीन समात हुई है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा और कैप्टन सफदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात हुई। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने रोस्ट्रम पर आके बताया कि वो एक और पिटिशन फाइल करना चाहती हैं। उनकी अपील सुनने से पहले मेरिट की बजाय इस पिटिशन को सुना जाए। वो कुछ हकायक एक और पिटिशन के जरिए सामने लाना चाहती हैं। जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मर्जी का वकील मुकर्रर करना आपका हक है, आपको मर्जी की पिटिशन दायर करने की इजाजत भी दी जाएगी, आपका ये इख्तियार है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने 1 माह की मोहलत तलब की तो अदालत ने कहा कि आपके केस पर दलाइल जारी हैं, इसलिए इतना इल्तवा नहीं दिया जा सकता। समात के बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा बाहर आई, उन्होंने मीडिया से बात की। उनका कहना था कि वो अवाम के सामने केस का कट्ठा छट्ठा खोल के रखना चाहती हैं, अपने खिलाफ केस का कच्चा छट्टा खोलने के लिए पिटिशन दायर करना चाहती हैं। पहले ये जाना जाए कि उन पर केस क्यों और किसने बनाया और क्या मुहर्रकात थे।
कब तक मुखालिफिन को नाअहल करवाते रहेंगे। आमरीत के साथ हुकूमत को भी ख़त्म होना है। नाज़रीन, हुकूमत का असली चेहरा आवाम के सामने आ चुका है। ये आज दावा था मरियम साहिबा का। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को 10 साल कैद और जुर्माने और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा को 7 साल कैद और जुर्माने और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। और अगर आपको याद हो कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर पहले भी मरियम साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सब पूरी पार्टी क़यादत साथ बैठी थी। उसका अहवाल भी हम आपको बता चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब नहीं बैठना चाह रहे थे, अंदर बहुत बहस हुई। मरियम साहिबा ने कहा मैं फिर भी बैठूंगी, और तब बहरहा ये फैसला किया गया था। अरशद मलिक की वीडियो जब सामने आई थी तब भी उन्होंने मुतनब्बे किया था और आज भी मुतनब्बे कर रही हैं। तब क्या कहा था, मुलाहिजा कीजिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं, इससे भी बड़े सबूत हैं। और मुझे मजबूर ना किया जाए, क्योंकि उसमें नाम है मेरी। मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त मैं उनको सामने लेके आऊँ। ये उन्होंने तब मुतनब्बे किया और लगता है कि वो वक्त आन पहुंचा है। आज शायद ये सारे सबूत वो मंजर आम पर लाना चाहती हैं। आज उनका क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे लॉयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी के लिए मैंने आज टाइम मांगा है। उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे न बढ़ सकता है, न बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे बढ़ा तो मैं ये कहने में हक बजाने भूंगी कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। बात करते हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तर्जुमान है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, और बात करेंगे हम फ़ारूक हबीब साहब से, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। ज़ुबैर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। बताइएगा कि ये 2019 में जो कहा था कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है, आज क्या वो वक्त आन पहुंचा है कि वो जो नई दरख्वास्त दायर करना चाह रही हैं वो और भी बहुत कुछ जो है वो सामने रख देंगी? नॉट नेसेसरी, सिर्फ वो नहीं है। एक तो हम समझते हैं उसकी बेसिकली बैकग्राउंड ये है कि ये एक पॉलिटिकल केस था, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जनरली कहा है कि नैब जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अल्फाज सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किए, हमने नहीं किए। और हम समझते हैं कि पहले दिन से जो पनामा का केस था, क्योंकि नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं था पनामा में, ना मरियम नवाज़ का नाम था, और जो 449 दूसरे थे वो 449 कहाँ हैं? इमरान खान साहब को कोई फिक्र है? हमारी जुडिशरी को कोई फिक्र है कि वो डाइग्रेस ना करें? सुन तो लें सवाल का जवाब। नहीं, सुन तो लें ना। हम कह रहे हैं कि हमारे जो है ना, हमें बड़ा दर्द है कि जी हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, ठीक है, और वो नाइंसाफ़ियों को का बहुत सी चीज़ों का अब कोर्ट में जाके, कोर्ट, हम तो पॉलिटिकल बातें करते रहे, अदालतों में कोर्ट में जाके हम जरूर ये मजीद हकाइक और मवाद क्या है? अभी वो तो जाहिर सी बात है, हम आपके साथ तो नहीं शेयर करेंगे। अच्छा, 2019 में उन्होंने कहा था कि इदारों का भी कहा गया था। ऑफकोर्स इदारे मुलव्वस थे, अरशद मलिक की वो आई, उन्होंने बल्कि 2 टोक के बातें की। क्या आज ऑफिशियली जो है इदारों के और शख्सियात के नाम लिए जाएंगे अनकरीब? इसको जरूरी नहीं है। देखे ना, एक तो पहली बात ये है कि मरियम नवाज की लेट्स कीप इट देयर, उन्होंने कहा 1 महीने का टाइम चाहिए। जरूरी नहीं है, यानी कि ऐसी धमकी दी जा रही है खोखली? नहीं, हम तैयार जब करेंगे तो फिर बताएंगे ना। अब सबसे पहले मतलब कोर्ट जाने से पहले मेहर बुखारी के प्रोग्राम में हम बता दें। ज़ुबैर साहब, फॉर गॉड सेक्स, उन्होंने दरख्वास्त के लिए रिक्वेस्ट कर दी और आप कह रहे हैं अभी फैसला करेंगे। आप सुन लें, उन्होंने ये कहा कि इस दौरान हम उसकी तैयारी करेंगे, अब उसमें फाइन आर्गुमेंट्स बनाएंगे, और फिर वो फाइन आर्गुमेंट्स बना के यही पूछने की जनरल खाका है, यही गुस्ताखी कर रही हूँ कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होंगी लीगल, या आपके पास मवाद है, या आपके पास मवाद है, टेलीफोनिक कॉल्स, मवाद है, तो उसका खाका एक है। वीडियो के अंदर है, फाइन ट्यून नहीं, मैं नहीं उसको शेयर कर सकता, ऑडियो के अंदर है, नहीं शेयर कर सकता उसको, मगर मवाद है जी, मवाद है, नया मवाद है, उसको फाइन कोर्ट के लिए नया मवाद है, और हमारे लिए भी नया मवाद होगा। अब आप जाहिर सी बात है, आप इतनी स्मार्ट हैं कि आप तो कहेंगे ये तो सबको पता था, लेकिन वो जिक्र कोई नहीं करता, अपने लब पर कोई नहीं लाता, वो एक और बात है। और अदलिया के हवाले से मवाद है सर, या और दीगर इदारों के हवाले से मवाद है? नहीं, लेट्स नॉट डिस्कस, गो इनटू दैट। इशारा दे दीजिए। क्यों इशारा? पहले अरशद मलिक का नाम लेके डंके की चोट पे आप तो अरशद मलिक ने जब तक हरकत नहीं की थी तो हम नहीं करते थे ना, जब कर दी है हरकत, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया। लोडेड गन है, और वो मजीद वक्त मांग रहे हैं कि हमें गन को मजीद लोड करने दीजिए। उनको डरा रही है कि भाई आप भाग देखें, जब मुझे लोडेड गन आप कहती हैं तो मुझे कतरी खत भी याद आता है।
مجھے کیلبری فونڈ بھی یاد آتا ہے, اور مجھے سب سے بڑی چیز یہ یاد آتی ہے, میری لندن میں کیا, میری پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور یہ وہی جج ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیو کا ذکر کرتے ہیں, اس ویڈیو کو آج تک یہ ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور کے اوپر کورٹ میں جمع نہیں کروایا انہوں نے, سوائے پلینگ ود دا میڈیا گیلری. نیا مواد ہے. اچھا, نیا مواد پہ آتے ہیں, ذرا ریزن سنیں. جولائی 18 2018 یہ اپیل فائل کرتے ہیں, آج ہے 8 سپٹمبر 2021, یعنی 3 سال 2 ماہ گزر گئے. یہ اپنی اپیلوں کو آگے نہیں چلوا رہے, التوائیں لے جا رہے ہیں. کبھی وکیل کو کووڈ ہے, کبھی کمر میں درد ہے, کبھی وکیل صاحب بیمار ہیں, اور کبھی وکیل صاحب کیس چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, کیس چلانے سے معذرت کر لی. 10 بار التوا لی ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے خلاف سیشن کورٹ سے کوئی فیصلہ آ گیا, آپ کے خلاف, آپ سمجھتے ہیں ناانصافی ہے, آپ فوری جائیں گے ہائی کورٹ میں اور آپ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس کی روزانہ کی بنیاد پر سنوائی کریں, میرے پاس ثبوت ہیں, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لہٰذا میرا آپ فیصلہ کریں. یہاں پر ان کے خلاف نیب عدالت فیصلہ کرتی ہے, 7 سال کی سزا دیتی ہے, 2 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ کرتی ہے. فلیٹ نمبر 16 16A, فلیٹ نمبر 17 17A, 4 فلیٹس ایون فیلڈ کی, جس کی بینیفیشل مریم صفدر ہیں. لہٰذا یہ اس کے اوپر اپنی کیس کی جو اپیلیں ہیں, ان اپیلوں کو ہی آگے نہیں چلا رہی, جس میں یہ سمجھتی ہیں, زبیر صاحب یہ بات, جس میں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ زیادتی, یہ گلہ آپ کا, یہ صرف ایک پوائنٹ لے لیں آخری, ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت. وہ کہہ رہے تیز کیوں چلایا جا رہا ہے اتنا, آپ تو الٹا کہا جا رہا ہے اتنا تیز کیوں چلایا جا رہا ہے. پہلے تو منسٹر صاحب کو میں کلیریفائی کر دوں, ایک دفعہ بھی پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں 1947 سے لے کے شاید زرداری صاحب نے زیادہ پیشیاں بھگتی ہوں, مجھے نہیں پتہ, میں مقابلہ نہیں کر رہا, لیکن مریم نواز نے ایز اے وومن مجھے ایک ایگزام, اینڈ شی از نیور ہیلڈ پبلک آفس بائی دا وے, ایڈنگ اینڈ بیٹنگ کا ان کے اوپر الزام ہے. بالکل. اور وہ جو یہ کورٹ کا ریفرنس دیتے ہیں نا, یہ پورا پڑھتے نہیں ہیں. جب ہائی کورٹ نے 2019 میں فیصلہ اسی پر سنایا تھا, تو انہوں نے کہا تھا وہ ٹرسٹ ڈیڈ کے بارے میں کہ اس کی فردر تحقیقات ہونے باقی ہے. دوسری بات میں یہ بتا دوں, تو لیٹس نوٹ سے کہ مریم نواز بھاگتی ہیں جتنی پیشیاں انہوں نے دی ہیں. دوسری بات یہ, سر مگر ان کا آج گلا تھا, ان کا آج گلا تھا کہ اتنی تیزی سے مقدمہ کیوں چلایا جا رہا ہے. یہ میں نے سنا ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, یہ نہیں کبھی سنا کہ اتنی تیزی سے میری کیوں اپیل سنی جا رہی ہے. ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ان دا کانٹیکسٹ. ایک ان کے وزیر اعظم ہیں, ان کا نام ہے عمران خان صاحب, ان کو 50 نوٹسز بھیجے تھے. سن لیں پہلے, حوصلہ رکھیں. ان کو 50 نوٹسز بھیجے کورٹ نے جب شہباز شریف پر آج تک اپیئر نہیں ہوئے. انہوں نے ہر نوٹس پھاڑ کے پھینک دیا. فورن فنڈنگ کیس میں یہ کیوں نہیں جا کے کہتے کہ جلدی چلائیں, ہمارا کیس کنکلوڈ, نہیں تو کہیں نا جلدی چلائیں. وہ سوری صاحب جو ڈپٹی سپیکر ہیں, سوری صاحب جو ہیں ڈپٹی سپیکر صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, وہ کیوں نہیں جا کے کہتے ٹو رانگز میک اے رائٹ. نو بٹ ہم تو یعنی کہ آپ لوگوں کا ہمیشہ سیاسی جواب یہ ہوتا ہے, آپ سے سوال پوچھا جائے آپ کہتے ہیں اس کو دیکھو, اس سے سوال پوچھا جائے وہ کہتے ہیں ان کو دیکھو. 1 مہینے کی آپ مانگ رہے ہیں, 1 مہینے کی. سر ان 7 ہیئرنگز کے اندر ایک دفعہ بھی, میری بات آپ کو پتہ ہے 1 سال میں کتنی انہوں نے پیشیاں بھگتی تھیں, 150 پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں. سر 2.5 سالوں میں ایک دفعہ بھی جن کے آپ ترجمان ہیں ان کے وکیل نے ایک دفعہ بھی لیگل آرگومنٹس نہیں پیش کی. تاخیری حربے بار بار. اس کے بعد یہ کہنا, سر ایک دفعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, سر آپ نکال کے پورا ریکارڈ دیکھیے. تو پہلے اچھا سزا کیسے سنا دی تھی پھر, آج عدالت نے بھی کہا ہے آپ وکیل تبدیل کریں, آپ اپنا وقت دیجیے, ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے بڑی خوبصورت باتیں ایسے آپ کرتی ہیں جیسے آپ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جی جلدی کیوں نہیں کرتے. جب پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں نا, پولیٹیکل کیسز جس کی پولیٹیکل انجینئرنگ سپریم کورٹ خود کہتی ہے, جب جی آپ دیکھیں مہر, بات یہ ہے آپ کی, دیکھیں مہر آپ کی جو ٹیم ہے یقیناً بڑی کمپیٹنٹ ہوگی. آپ وہ بیانات مریم صفدر صاحبہ کے نکال لیں جو انہوں نے جلسوں میں کھڑے ہو کے کہا کہ میری اپیلوں کی کیسز فکس نہیں ہو رہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میری اپیلوں کے اوپر کیسز نہیں سن رہی. جا کے میری اپیلیں سنی جا رہی ہیں, تو آؤٹ آف ٹرن بالکل. اب بنیادی چیز یہ ہے کہ مریم صفدر اگر خود پیش ہوتی ہیں تو کیس کیا مریم صفدر خود ان پرسن پلیڈ کریں گی یا ان کے وکیل پلیڈ کریں گے؟ جب وکیل نہیں آتے, آپ نے کونسل ہائر کیا ہوا ہے, تو عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کوئی کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں, آپ کے لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں, سوری صاحب کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ایک ایگزامپل دیتے ہیں, چلیں ایک دے دیں. عمران خان کیوں نہیں گئے تھے؟ سوری صاحب کے ساتھ عمران خان پرائم منسٹر ہے, آج تو آپ کے اوپر بات ہو رہی. عمران خان اچھا یہ جو دہشت گردی کا کیس تھا, عارف الوی, عمران خان اور پتہ نہیں بھاری بھرکم جتنے بھی منسٹرز ہیں, کب گئے تھے؟ ایک دفعہ نہیں گئے تھے, ایک دفعہ کورٹ میں نہیں گئے تھے.
not once चले जरा सुन लें for ना। years. चले सुन आपकी हुकूमत थी, पशु करते पकड़ना चाहिए था सर। सर मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ ना, ये जो इतने सर, आप- हमें सर, बात लेक्चर्स ये दे है, रहे हैं, सर, बात- एक सर, दिन मैं आपको आप- याद है इमरान खान नहीं, कभी मैं- कोर्ट में गए हों? मैं आपको लेक्चर नहीं देता। सर रियासत मुद्दई थी, देखें फॉलो करते बुनियादी हैं, तौर के expose ऊपर करते हैं। मेरा तो ये मामला है जो पाकिस्तान की अवाम भी जानते Foreign funding में हैं चले कि जाएं। आप मरियम साहिबा कहती हैं कि मेरे साथ जो है वो फैसला गलत आया, मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे पास सबूत हैं। आप उन सबूतों को लेके जाएं, रोजाना की बुनियाद पे तो जाएं। आप चले जाए ना फॉरेन फंडिंग केस में, आप क्यों नहीं जाते फॉरेन फंडिंग केस में? कट्टा चट्टा खोल के रख मरियम के दूंगी। केस का जवाब क्यों है, केस बना, सुन लें। किसने बनाया और कब बनाया, कट्टा चट्टा खोल के रख दूंगी। महर लोडेड गन, Absolutely. इदारों के नाम महर आएंगे, मरियम के केस शख्सियात का- के नाम आएंगे। बात महर सुनें। मरियम के कट्टा केस चट्टा का खोल, सर, जवाब ये फिर से नहीं, है एक फॉरेन सेकंड, फंडिंग एक केस। सेकंड सर, ये फिर से नहीं होना चाहिए कि दमादम मस्कल अंदर होगा, मुंह पे मारो इनके इस्तीफे, और उसके बाद आपने देखा बड़ा फ्लॉप शो इट बिकेम सर। एक आप सेकंड। लोग अपने लिए बोझ बन बात गए हैं हिज़्ब सुनें, इख्तिलाफ। बात सुने, और इस पे आ जाइए। जुल्म और जो ज्यादती पाकिस्तान में इंसाफ के नाम पर जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसको खुद नैब, और मैं एक एग्जांपल देता हूं, प्लीज यू हैव टू लिसन टू दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट नैब ना। हमारे वजीर खजाना, सुन लें, वजीर खजाना भारी भरकम शौकत तरीन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिनिस्टर, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में लास्ट वीक क्या कहते हैं नैब के बारे में? वो कहते, उनसे सवाल पूछा गया कि एलएनजी की प्रोक्योरमेंट में आपने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का नुकसान करा दिया मुल्क का। वजीर खजाना साहब कहते हैं बिल्कुल कराया है, क्योंकि हम फैसले अगर उसकी बुनियाद पर करेंगे, सही और गलत की बुनियाद पर, तो नैब हमें बुला लेगा। नैब तो का सुन लें, उन्होंने कहा कि, और बल्कि मैंने ये एक दफा पहले आपके प्रोग्राम में नैब की बात की थी, तो मुझे नैब का नोटिस आ गया था। ये तो हालत है नैब की। हुकूमत वक्त, बनाना रिपब्लिक में भी ये नहीं होता, और ये नैब को बैठ के डिफेंड करते हैं। नहीं करना चाहिए। गैलप सर्वे की बात करते हैं सर, बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बात उठाई है जुबैर साहब ने। 70%, ये आपके लिए चार्ट शीट है कि आज भी 70% अवाम को लग रहा है कि तहरीक इंसाफ अपनी टेन्योर आराम से पूरी करेगी, विच इज कर लेना, क्या करेंगे? सब, यानी क्या टेस्ट करेंगे? मैच एक होता है जीतने सर, के आप लिए लोग और एक होता है गिराने ड्रॉ वाले करने थे, के लिए। 70%। आप लोगों ने अपना ऐसा तमाशा बना लिया एक पीडीएम ने और हिज़्ब टेस्ट इख्तिलाफ ने, और मैच बिलखसूस पीएमएलएन ने सर। एंड आई विल गेट टू दैट, बिकॉज ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मुशावरत के साथ फैसला करने की जरूरत आ गई है पार्टी के अंदर। हमें अब क्या बेहतर खल का है? कोट अनकोट खल क्या का है? बेहतर प्रिपेयर होना होगा। मुशावरत से ही करना मौजूदा हालात में हमें दीवार से लगाया जा रहा है। यही बात मेरे शो में राना तनवीर साहब ने भी कही कि प्लीज क्लैरिटी दे आप दें तो नवाज शरीफ एक साहब। राना तनवीर से इंटरव्यू कर लिया, बार बार उसी का रेफरेंस मैं शायद ककान अब्बासी का दे रहा हूँ ना, शायद ककान अब्बासी का आपको दे रही हूँ सर, शायद ककान अब्बासी ने, शायद ककान अब्बासी का दे देती हूँ। इधर नेशनल हुकूमत का शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उसी शाम बैठ के मेरे शो में उन्होंने कहा रिडिक्युलस, जरूरत ही नहीं है इसकी, इसका काम ही नहीं है, हमें द पॉइंट इज राइट नाउ कि आपकी सफों में क्लैरिटी नहीं है। आज अब वाज़ेह बात हो रही है मरियम कैंप और शहबाज कैंप में। हो सकता है जी, आपकी इंटरप्रिटेशन है, इट दैट मैटर्स ना। अगर आप समझते हैं कि कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल समझते हैं कंफ्यूजन है, थोड़ी बहुत है। ओके, वो क्या करना है उसका, ठीक करना है, कौन करेगा? हम करेंगे। हमसे मुराद मतलब पीएमएलएन, पीएमएलएन से मुराद मतलब जो लीडरशिप है, जाहिर सी बात है। लीडरशिप से मुराद, देखें सुन लें, अब आप ये मजाक के अलावा, मजाक नहीं, मैं बता देता हूँ क्यों है। जब आप दीवार से लगाते हैं ना, जब मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन होती है ना, तो फिर कंफ्यूजन, मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन है आज मुल्क में। हाइब्रिड रजीम क्या है, व्हाट इज दैट? इनके पास पावर क्या है, इनके पास पावर क्या है? इनकी तो सीढ़ी खींचनी है और ये कंफ्यूजन इनकी है, पावर हमारे पास नहीं है। कंफ्यूजन इनके रैंक्स में है। देखें, नायब सदर सदर के बयान को आगे मुस्तरद कर देती हैं, इतनी बड़ी कंफ्यूजन है। आज उनसे सादा सा सवाल पूछा जाता है कि जी आपकी पार्टी का वज़ीर आज़म कौन होगा, वो खामोश हो जाए। नहीं, बिल्कुल उनके पास जवाब क्लियर कट जवाब, उनके पास जवाब नहीं आता, क्लियर कट जवाब, उनके पास जवाब नहीं आता। नहीं, पहली तो ये जो बुनियादी सवाल है मीम और शीन का, शी सेड, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं अगले इलेक्शन में शहबाज शरीफ लीड करेगा। मरियम साहबा कहती हैं इतनी जल्दी क्या है, देयर इज नो क्लैरिटी एंड यू जस्ट एडमिटेड दैट। माय ओनली क्वेश्चन इज, क्या मियां साहब जो है देर करते हुए गलती कर रहे हैं इस क्लैरिटी को ना लाते हुए? सिंपली लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश। मैं वही बता रहा हूँ। देखें, जब आप के ऊपर दीवार से लगाया जाता है और झूठे केसेस बनाए जाते हैं, जेलों में डाला जाता है, तो आपको रेजिस्टेंस करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। कोई कहता है कि इस तरह से करें और कोई कहता है इस तरह से करें, कोई कहता है लड़ के करें, कोई कहता है कि नहीं बातचीत के थ्रू करें। ये इसमें बड़ी थिन लाइन है, कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं होता दुनिया में कहीं भी अगला होगा। इलेक्शन आपका कौन लीड कर रहा है? आज बड़ा क्लियर कहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। ओके, ही विल बी योर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट if the party leadership decides. Okay, is there a possibility कि मरियम can be the candidate for prime Of course, why ministership? not?
There is still a possibility. ऑफ कोर्स है, पार्टी लीडरशिप अगर बैठेगी और डिसाइड करेगी कि जी एक्स नहीं वाई होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन मरियम ने ये कहा कि शहबाज शरीफ को अगर पार्टी डिसाइड करती है हम सब उसके पीछे होंगे. लास्टली तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम इशू है सर, ये जो गैलप का सर्वे आज है, और मैंने एक और भी कोट किया महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, डाउनग्रेड करने के हिसाब वो अभी आ रही हूँ उस पर, 40% नाकाम कह रहे हैं आपकी करप्शन के अंदर, आपकी इकदामात को और आपकी एक ड्राइव को 40% कह रहे हैं कामयाब भी है. यानी कि आज भी पाकिस्तान में कोई क्लैरिटी से नहीं कह रहा कि जो वो स्लोगन जिससे आप हुकूमत में आए थे उसके अंदर आप कामयाब हो सकें, लाइक करप्शन की रेडिकेशन, ये मुहिम, इसमें क्लैरिटी नहीं नजर आ रही. कामयाबी से बहरहाल आपका वोट बैंक जो है वो भी कंफ्यूज है. देखिए गैलप सर्वे तो बड़ा वाज़ेह है, वो तो ये कह रहा है कि हमारी पॉपुलैरिटी भी आज भी कायम है. जो हुकूमत इन्होंने गिरानी थी वो हुकूमत या गिरा नहीं सके, ना इस्तीफे आए, ना अदम एतमाद आई, कुछ भी नहीं आई, तो शिकस्त खुर्दा है ना. बुनियादी तौर के ऊपर तो ये है इशू. कन्फ्यूजन मीम और शीन की इनकी डाली हुई है, हमारी डाली हुई नहीं है ना, ये हमारा इशू है, ये इनके रैंक्स का इशू है. हम तो अपनी तरजीहात के ऊपर जो है वो अमल दरामद कर रहे हैं. आज आप गैलप सर्वे के ऊपर देख लें, इकॉनमी के ऊपर लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है, लोगों ने वज़ीर आज़म पे इत्मीनान का इजहार किया है, KPK की हुकूमत पर इत्मीनान का इजहार किया है, पंजाब पर सर पंजाब और सिंध उनको दोनों जो है उतना ही बेड़ा गर्क लगता है, उनका इक्वल है. दैट्स नॉट द पॉइंट. वो तो 13 साल का हिसाब देना है. मैं बार-बार इधर बैठ के कहती हूं कि आप लोग GDP पर कैपिटा की बात ना करें, आप लोअर 2 क्विंटाइल्स की बात करें जिसमें आम आदमी है जिसकी रियल वेजेस नेगेटिव हो गई हैं. बट सर क्विकली, ये जो आज की बड़ी खबर है आपकी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक जो हम डाउनग्रेड हो गए. सुन लें, ये US बेस्ड इंडेक्स है, सुन लें. 2000 जरा एक मिनट सुन लें, 2015 से $2.5 अरब जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो निकाल के गया. अगर उस वक्त आउटलुक उन्होंने पॉजिटिव की थी, फ्रंटियर मार्केट में डाली थी, तो 3 साल नून लीग की हुकूमत से क्यों जा रहा था इन्वेस्टर बाहर निकल के पैसा? इनको नैब पर ज़्यादा बिलीव है, मॉर्गन स्टैनली पर कम है. कमाल हो गया. सर सुन लेना जरा, आज आपको सुनना चाहिए. दूसरी बात यह है कि जहां रह गई हमारी बात, आज 47,000 पॉइंट के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज घड़ी है, हमें 44,000 पे मिली थी. मार्केट का आज एक्सपोर्ट्स आज एक्सपोर्ट्स आपकी तारीखी, रेमिटेंस की तारीखी, करंट अकाउंट डेफिसिट सबसे कम आपका, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड पैसे गरीब आदमी के लिए सास प्रोग्राम में रखे गए. इन्होंने 82 अरब रखा था, हमने 260 अरब रुपए रखा. मार्केट की साइज और लिक्विडिटी को सवाल किया जा रहा है कि सुकड़ गई है मार्केट. सो इट इज नॉट एन इमर्जिंग मार्केट एनीमोर. एक कंपनी एयरलिंक एक दिन में रिकॉर्ड 6.5 अरब रुपए के शेयर्स. अच्छा मैं इसका जवाब दे देता हूं. ये मार्केट के अंदर जान है या नहीं है? आज आपके स्टार्टअप्स आ रहे हैं. अच्छा आज आपके स्टार्टअप्स आ रहे हैं पाकिस्तान में. सबसे ज्यादा बात हो रही है उसी पर बात रखें, स्टॉक मार्केट की. सबसे ज्यादा मोबाइल फोन आपके यहाँ बन रहे हैं, अब एक्सपोर्ट्स के ऊपर जा रहे हैं. बैक देन जब आपके दौरे हुकूमत में हमें अपग्रेड किया गया था, तब भी कहा गया था नेगेटिव थे, एक्सपोर्ट्स नेगेटिव, इंपोर्ट सबसे ज्यादा, करंट अकाउंट डेफिसिट लेट्स कीप $9 अरब पर फॉरेन रिजर्व आज $20 अरब डाउनग्रेड पर पहले बात कर लें. 300 अरब डॉलर की मार्केट के अंदर, 300 अरब डॉलर की मार्केट के अंदर आपके दौर के अंदर भी कहा गया था कि इतनी बड़ी मार्केट में बड़ी छोटी मछली है. लेकिन ऑफ कोर्स सुन तो क्विकली 47,000 इन्होंने कहा, 43 पर ली थी इन्होंने, यही कहा. 9% बढ़ी है 3 साल में, हमारी 9% हमारी बढ़ी थी 3 साल में 50%. डेट इज क्वालिटी, डेट इज डिलीवरी, डेट इज कॉल्ड कि ये वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस उसको कहते हैं. ये 9% अभी कोविड आ गया, कोविड-19 इज वेरी रियल. एक सेकंड, हमने जब दुनिया के ग्लोबल डेट में 13% इजाफा हुआ है. बात कर भाई, जब हमने हुकूमत संभाली थी ना तो पूरे पाकिस्तान में बम फट रहे थे. कराची स्टॉक एक्सचेंज जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट थी ना, कराची में गोरा नहीं आता था 12 घंटे के लिए. वो हालात थे 2013 में. उधर से हमने इकोनॉमी को उठा के कहाँ लेके गए थे. दूसरी बात ये, और प्लस बिजली नहीं थी. दूसरी बात ये है कि ये डाउनग्रेड होना, अगर ये समझते हैं कि इससे ये मॉर्गन स्टैनले कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और अगर ये समझते हैं कि ये इससे इनडिफरेंट एटीट्यूड है जो लग रहा है, क्योंकि ही इज द स्पोक्स पर्सन फॉर द गवर्नमेंट JP मॉर्गन पाकिस्तान की, तो मेरा ख्याल है कि देन इसके बहस की कोई गुंजाइश नहीं. आलमी इदारे कह रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक को वो सामने आ जाइए रिपोर्ट, थोड़ा सा तो कहें कि यार मैं इस पर बात नहीं करता. आया है आपका जो, और बाय द वे हमने तीन स्टॉक एक्सचेंजेस थी, उसको कन्वर्ज किया था, एक बनाया था जो बहुत अरसे से डिमांड थी. हम सबसे सारा रिफॉर्म्स लेकर आए हैं. सर ये कहा जा रहा है कि फॉरेन आउटफ्लो जो है 13 से 14 का हो सकता है, मगर ओवर टाइम ये बैलेंस आउट हो जाएगा. इट विल बी बैलेंस्ड आउट सर, ये माना जा रहा है अभी भी कि 13 से 14 स्टॉक्स का आउटफ्लो होगा, बट ओवरऑल ओवर टाइम इट विल बी बैलेंस. दिस इज नॉट द एंड ऑल, मगर बहरहाल आपको लगता है कि ये धचका जरूर है हमारी परसेप्शन के ऊपर और मार्केट की. देखिए ना, इस पर तो कोई बहस, मेरा ख्याल है बहस भी नहीं करनी चाहिए. ठीक है, अगर ये कहते हैं कि जी ये उस
को हम बहुत इसको बहुत ठीक कर शुक्रिया, देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फारूक हबीब और मोहम्मद जुबैर मौजूद थे। आपने बात सुनी। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे नए पाकिस्तान के अंदर नए रूल्स, नए कोड, पाकिस्तानी आम शहरी खवातीन बिलखसूस किस तरह मुतासर होने जा रही हैं। स्टे विद अस। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने खवातीन असातिज़ा को हदायत जारी की हैं कि दौरान मुलाजमत वो किसी भी सूरत जीन्स या टाइट्स ना पहने। खवातीन के लिए रस्मी लिबास जिसमें शामिल सादा मुहज़्ज़ब शलवार कमीज़ और चादर बतौर ड्रेस कोड रखा गया है। खवातीन के लिए सरकारी इज्तिमाआत और मीटिंग्स में फैंसी पार्टी लिबास की हौसला शिकनी की गई है। बज़रिया ख़त FDE ने स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को हदायत जारी की हैं कि वो ड्रेस कोड्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। तमाम इदारों के सरबराहान और सेक्शन इंचार्ज इस बात को यकीनी बनाएं कि हर अमला मेंबर अपनी जिस्मानी ज़ाहिरी शक्ल और हिफाजान सेहत में माकूल हद तक अच्छे इक़दामात का मुशाहिदा करे। बकौल हुकूमत वक्त वो रियासत पाकिस्तान में निज़ाम तालीम की मुकम्मल हैयत बदलने जा रही है और निज़ाम तालीम की हैयत बदलने का मामला अपने इब्तदाई मराहिल में ही उलझ कर रह गया है। यकसा निसाब तालीम का निफाज इस इक़दाम की पहली सीढ़ी थी। हुकूमत ने चंद माह कबल एक निसाब एक कौम का नारा लगाया और यकसा निसाब तालीम का बाब लॉन्च कर दिया। तमाम माहिरीन तालीम का बहरहाल ये एतराज़ रहा है कि यकसा निसाब जो है ये इसका मामला बहुत पेचीदा, इंतहाई तवज्जो और वक्त तलब मामला है जिसके हर पहलू के ऊपर गौर फिक्र और तहकीक और मुशावरत नागुज़ीर है। हुकूमत ने यह कदम जल्दबाजी में उठाया है। अभी भी एज वी स्पीक बहुत से क्रिटिसिज्म आ रहा है। हुकूमत के इस इक़दाम ने नज़रियात की तकसीम को मौजूए बहस बना दिया है। अंग्रेज़ी की किताब के ऊपर बापर्दा ख़वातीन की तस्वीर हों, शलवार कमीज़ उन्होंने पहनी हो, चादर में वो मलबूस हों ये ख़वातीन, इनके इमेज ने तासुर दिया है कि शराफत का पैमाना सिर्फ लिबास ही रखा गया है। हुकूमत ने लाजमी मजमून उर्दू में भी दीनी मवाद को शामिल किया कि जिस पर एतराज़ उठाया गया कि हुकूमत की तरफ से तैयार किया गया है कि नया निसाब आइन के इस हिस्से की खिलाफ वर्जी है कि जिसमें अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत दी गई है। और साथ साथ और ऑफ कोर्स करिकुलम के ऊपर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ एक शोर बपा है कि ड्रेस कोड नाफिज करना मॉरल पुलिसिंग के मुतरादिफ है और ये पिछले 2 साल से हो रहा है सरकारी इदारों के अंदर, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली। और आज ये इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ शहबाज गिल साहब मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। हमारे साथ गरीदा फारूकी साहिबा मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं और बहुत वोकल हैं इन इशूज़ के ऊपर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। गिल साहब आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाइएगा सर कि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक तनकीद हो रही है, एक आउटक्राई है सोशल मीडिया के ऊपर, अपने दिफा में हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, दिफा आप तब करते हैं जब आपने कुछ गलत काम किया होता है। ये ऐसे काम है जो शायद बहुत पहले होने चाहिए थे और नहीं हुए पाकिस्तान में। उसकी बड़ी वजह ये कि हम बहुत पीछे हैं बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों पे हमारा थॉट प्रोसेस वहाँ नहीं है। हमारे नज़दीक हम क्योंकि हर सूरत हमारे यहाँ जो अशराफिया है मगरब ज़दा, वो हर सूरत इस्लाम के किसी भी कॉन्सेप्ट से दूर भागना चाहती है, भले वो कॉन्सेप्ट अच्छा हो और भले वो कॉन्सेप्ट जो है वो उन्हें पसंद हो या नापसंद हो। हर सूरत जो पाकिस्तान का कल्चर है, जो हमारे ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे कुरान की तालीमात हैं, उनसे हमने दूर पहुँचे। तो अब उनको समझाने के लिए मेरे लिए तो ये 1400 साल पहले मेरे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूल्स तय कर दिए थे और बहुत सारी चीज़ों पे मैं अमल कर पाता हूँ और बहुत से सारियों पे नहीं कर पाता। जिन पे नहीं कर पाता अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन मैं उनके जो असूल हैं उनके ख़िलाफ़ बात करके मज़ीद अपने लिए गुनाह नहीं समेटता। तो मेरे लिए तो वहाँ से मिशले राह है, लेकिन ऐसे लोग जो गुमराह हुए हैं कल्चरली, मैं और किसी तरह से नहीं कह रहा, और वो हमारे ऊपर एक दूसरा गुलामाना अपनी जहन के मुताबिक एक और कल्चर इस्तवार करना चाहते हैं, तो उनके सामने मैं उन्हीं के जो मास्टर्स हैं उनकी कुछ चीज़ें रखता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर आपका कैमरा ये दिखा सके तो ये लिचफील्ड स्कूल है एरिज़ोना का। मैं उनका बारे में, आप दोनों बहुत पढ़ी लिखी खवातीन बैठी हुई हैं तो मैं पढ़ने लगा हूँ। जैसे यहाँ पर स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने, ये फेडरल मिनिस्टर का इसमें कोई लेना देना नहीं, शफकत साहब का उनसे मेरी बात भी हुई थी, ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट का अपना फैसला है और आप शफकत साहब को जानती हैं, अगर उन्होंने किया होता तो वो बमागे दोहल कहते कि मैंने खुद किया है। ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट का अपना फैसला था। जिस तरीके से एरिज़ोना में वो क्या कहते हैं, पॉलिसी डिज़ाइन टू प्रोहिबिट रबर सोल फ्लिप फ्लॉप्स, ये वाशरूम में नहाने वाली जो सोफ्टियाँ पहन के मर्द और औरतें दोनों चले जाते हैं स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, विजिबल अंडरगारमेंट्स, एनी विजिबल क्लीवेज, बेयर मिडरिफ्स,
اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا پھٹی جینز پہن کے, آدھے ننگے جینز پہن کے, یہ میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, یہاں کی بات نہیں کر رہا. clothes that are deemed too tight, too loose, are transparent, جنہیں یہاں پر سی تھرو کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. امریکہ کے اندر بھی ایک بہرحال bare shoulders, ایک کوڈ دیا جا رہا ہے. سن لیجیے گا, ننگے کندھے, شارٹ اسکرٹس اینڈ ایکسرسائز پینٹس. پوری دنیا اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے. بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہیں جو بار میں اور نائٹ کلب میں تو ہو سکتے ہیں, وہ اسکول میں نہیں ہو سکتے کسی ملک میں بھی. اگر اس ملک میں مجھے بتائیے گا, میں بس ختم کر کے آپ کے پاس, یہ بہت دیر بعد ہوا, یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. ہمیں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے ایسے مردوں سے بھی اور ایسی خواتین سے بھی جو بچوں کے دماغوں کے مطابق انہیں ٹریٹ نہیں کرتے, اور جو انوائرمنٹ پوری دنیا میں بچوں کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے مغرب میں اور یہاں, جس کا آغاز 1400 سال پہلے خاتم نبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں, اس کو آج چیلنج کیا جا رہا ہے. کیا کنٹینشن ہے آپ کی؟ دیکھیں, میرا بہت بنیادی سا اس میں پوائنٹ آف ویو ہے, اور وہ یہ کہ تعلیمی اداروں میں آپ کا جو فوکس ہے وہ آپ کے تعلیم کے نظام پہ ہونا چاہیے, آپ کتابوں میں پڑھا کیا رہے ہیں اس پہ ہونا چاہیے, کتنا اچھا آپ کا معیار تعلیم ہے اس پہ ہونا چاہیے. خواتین اساتذہ نے کیا پہننا ہے, مرد اساتذہ نے کیا پہننا ہے, یہ تعلیمی اداروں کا بزنس نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر مثال دیا گیا ہے وہاں پر پھٹی ہوئی جینز کی بات کی گئی ہے, جو کہ ڈیفینیٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل ہے. ایک بزنس کیجول کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. اس کے علاوہ جب ہم ٹیچرز کو پابند کرتے ہیں, اساتذہ کو, کہ جی آپ نے یہ بھی نہیں پہننا, آپ نے یہ بھی نہیں پہننا, اور خاص طور پہ خواتین اساتذہ کو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جینز نہیں پہننی, سعودی عرب میں, ایران میں بہت سے سکولز میں خواتین اساتذہ جینز, اس کے اوپر کھلی لمبی شرٹس, اوپر انہوں نے حجاب لیا ہوتا ہے. تو کیا وہاں پر جینز پہننا منع نہیں ہے؟ کیا یہ وہ ممالک اسلامی نہیں ہیں؟ ایران کیا اسلامی ملک نہیں ہے؟ قطر کیا اسلامی ملک نہیں ہے؟ سعودی عرب کیا اسلامی ملک نہیں ہے؟ متحدہ عرب امارات کی آپ مثال لے لیجئے, وہاں پہ سکولز میں کسی قسم کی یونیفارم کی اساتذہ کے لیے, ٹیچنگ کے لیے پابندی نہیں ہوتی. اب جب ہم کسی بھی سوشل ایشو کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, وہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ بن جاتا ہے. خاص طور پہ ہمارے ملک میں پچھلے 2-3 سالوں میں خواتین کے لیے, لڑکیوں کے لیے, عورتوں کے لیے جو ماحول ڈیولپ ہو رہا ہے, اس میں جب آپ اسکولوں میں پابند کر دیتے ہیں کہ خواتین اساتذہ جینز نہیں پہنیں گی, اس کا مطلب ہے کہ آپ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ جو بھی خاتون آپ کو جینز میں نظر آئے وہ ولگر ہے. آپ بچے کی یہ ذہن سازی کر رہے ہیں. یہ بچوں کی جو ذہن سازی ہے یہ انہیں ولنریبل بناتی ہے, یہ انہیں معاشرے میں جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وکٹم کے طور پہ پیش کرتی ہے. اب دیکھیں, ہم ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ وہ جو ایک سنگل نیشنل کریکولم میں جس طرح سے بچیوں کو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ایک بچی اور ماں کو زمین پہ بٹھا ہوئے دکھایا گیا ہے, اور انہوں نے حجاب لے رکھا ہے. یہ آپ بچوں کے ذہن میں, یہ آپ کیا, انہوں نے حجاب لے رکھا ہے گھر کے اندر, یہ آپ بچوں کے اندر کیا چیز کلٹیویٹ کر رہے ہیں ان کے ذہنوں میں؟ کہ آپ کے گھر میں جو عورتیں ہیں وہ آپ کے پاؤں میں بیٹھیں گی, مردوں کے. میرا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ تعلیم کا معیار کیا ہے, بچوں کو پڑھایا کیا جا رہا ہے, ان کی اپ برنگنگ کیسے ہو رہی ہے, بجائے اس کے. اور ون لاسٹ پوائنٹ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہارورڈ میں, آکسفورڈ میں, اسٹینفورڈ میں خواتین اساتذہ کے لباس پر توجہ دی جاتی ہے یا وہاں معیار تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے؟ ٹیچر ٹریننگ تو بہرحال ادھر جیسی ہمیں پتہ ہے, مگر مجھے اگر آپ اجازت دیں, گل صاحب آپ نے ان کا جواب دینا ہوگا. یہ جو آپ نے ڈریس کوڈ گائیڈ لائنس کا گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل ڈائریکٹر آف ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, اس میں مجھے بڑا تعجب ہوا سر, اگر آپ مجھے اجازت دیں. انہوں نے کہا کہ وہ تو ساری بات کی ہے کہ ڈیسنٹ شلوار قمیض ہو, ٹراؤزرز ہو, پردہ ہو, یہ ساری باتیں کی ہیں, ویئرنگ جینز اور ٹائٹس ناٹ الاؤڈ ایٹ آل. سر مگر اس کے اندر لکھا گیا کہ آپ شال اور چادریں بھی جو لیں گے نا وہ ڈیسنٹ کلرنگ کی ہوں. سر یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک بات بتاؤں, آپ لوگوں کی حکومت میں اور آپ کے بالخصوص سیاست میں آنے سے بہت پہلے جو میں نے صحافت سٹارٹ کی تھی, مجھے ایک دفعہ پیمرا کا نوٹس آ گیا کیونکہ میں نے ریڈ شرٹ پہنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا یہ پرووکیٹو بہت ہے, جو آپ رنگ پہن کے بیٹھی نہیں ہے نا, یہ ڈیسنٹ کلر کیا ہوتا ہے سر؟ اب یہ کلر یعنی کہ میں آج صحیح ہوں, شاید وہ ان کا کلر ڈیسنٹ نہیں, میں کالے میں ہوں تو میں صحیح ہوں. میں اس کا ابھی جواب دیتا ہوں. میری دوست ابھی اسٹینفورڈ, ییل, ان کی بات کر رہی تھی. مجھے نہیں پتا, نو آفینس ٹو ہر, کہ ان یونیورسٹیز میں یہ کبھی گئی ہیں کہ نہیں.
لیکن مجھے موقع ملا زندگی میں اسی پائے کی یونیورسٹی میں پڑھانے کا، تو وہاں پر بھی بالکل جو ڈیسنسی ہے اس کو یونیورسٹیز کے اندر بالکل مد نظر رکھا جاتا ہے، کلاس روم کے اندر، کلاس روم کے باہر بچوں نے کیا کرنا ہے، اور وہ ہر کلچر کی اپنی، ہر کلچر کی used to wear a skirt and come ان کے لیے شاید وہ صحیح تھا، ہر کلچر کی اپنی، میں نے بھی آج جینس پہنی ہے، سر کور کیا ہوا ہے، شاید آپ کے مطابق میں ڈیسنٹ نہیں ہوں، مجھے ان انٹرپٹڈ I'm just asking you. I think آپ دو لوگوں سے بات کر رہی ہیں تو no I actually agree with a little bit میں of both of you ایک تو اور دکھانا چاہتا ہوں، یہ بددیانتی، یہ انٹلیکچوئل بددیانتی ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پاکستان میں بدقسمتی سے ایسے لوگ جو لیفٹ ونگ پہ ہیں وہ انٹلیکچوئل بددیانتی اتنے آرام سے کرتے ہیں۔ 70s اور 80s میں رائٹ ونگ کے لوگوں نے 70s اور 80s میں رائٹ ونگ کے لوگوں نے یہ بددیانتی کی تھی، اور میں مانتا ہوں اب بڑی ڈٹائی سے لیفٹ ونگ کے لوگ روز بددیانتی کرتے ہیں۔ بی بی سی کے اوپر چھاپا گیا کہ عورتوں کو نیچے بٹھایا گیا، مردوں کو، اور یہ وہی کتابیں ہیں، انہی کتابوں میں لڑکا بھی نیچے بیٹھا ہے اور عورتیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، ڈیفرنٹ کتابیں ہیں، گھر کی ڈیفرنٹ سیٹنگز ہیں۔ میں آپ کے گھر کئی دفعہ آیا ہوں، کئی دفعہ آپ اوپر بیٹھی ہوتی، کاشف نیچے بیٹھا ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ٹانگیں اس نے آسمان کی طرف کی ہوئی ہیں، آپ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اٹ ڈزنٹ مین آپ کے ایکول رائٹس نہیں ہیں۔ سو سیم گوز ٹو ادر ہومز، رائٹ؟ لوگ ایسے ہی بیٹھتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، جہاں پر لوگ فیملیز کے اندر بیٹھتے ہیں، کہیں پر ہسبینڈ اوپر بیٹھ سکتا ہے، بیوی نیچے، کہیں پہ ہسبینڈ نیچے بیٹھا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور بیوی اوپر بیٹھ سکتی ہے۔ تو یہ جو دماغ کے اندر کا خناس ہے، خناس برا ورڈ نہیں ہے، اس کو کوئی غصہ نہ کر لے، یہ پارلیمانی ورڈ ہے، یہ جو دماغ کے اندر کا خناس ہے کہ ہر صورت ثابت کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عورتوں کے لیے سیف نہیں ہے۔ یہ ایک اور ذرا زوم کیجئے گا، فوربس ایک دنیا کا بہت ہی مستند ادارہ ہے جو جرنلزم میں، ریسرچ میں، ماڈرن ٹرینڈز کے اوپر کرتا ہے۔ یہ انہوں نے دنیا کے 20 جو موسٹ ڈینجرس پلیسز فار ویمن ہیں ان کی لسٹ بنائی ہے۔ اللہ کے کرم سے نہ پاکستان پہلے پہ آتا ہے، نہ دوسرے پہ، نہ تیسرے پہ۔ پڑھ کے کوئکلی آپ کو چند ملک بتا دیتا ہوں، اور جو یہاں پر دھنیا بیچا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہائے ہائے یہاں پر کیا ہو گیا۔ ساؤتھ افریقہ پہلے پہ، برازیل دوسرے پہ، رشیا تیسرے پہ، میکسیکو چوتھے پہ، ایران 5ویں پہ، ڈومینیکن ریپبلکن 6 پہ، ایجپٹ 7 پہ، موروکو 8 پہ، انڈیا 9 پہ، تھائی لینڈ 10 پہ، ملیشیا 11 پہ، سعودی عربیہ 12 پہ، ٹرکی 13 پہ، ارجنٹینا 14 پہ، چلی جو ہے وہ 15 پہ، کمبوڈیا 16 پہ، بحرین 17 پہ، ٹونیزیا 18 پہ، 2 ملک رہ گئے، 19 پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور 20 پہ یوکرین۔ تو آپ کیا بیچتے ہیں یہاں پر؟ آپ کیا لوگوں کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس طرح کی اکیڈیمک بددیانتی کہ 2 کتابیں ہیں، ایک میں بچیاں نیچے بیٹھی، آپ بی بی سی کے اوپر پورا فیچر لکھ مارتے ہیں، اور بی بی سی کی بھی بددیانتی کو وہ شائع کرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے۔ یہ کہاں کا جرنلزم ہے کہ آپ وہ پوری کتابیں نہیں دیکھتے؟ میں نے ایسا جرنلزم نہیں دیکھا۔ جرنلزم میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پوری پکچر دینی ہے، جرنلزم میں آپ نے ادر سائڈ کا ویو بھی دینا ہے۔ آپ نے کس طریقے سے ایک کتاب اٹھا کے اس کے اوپر سٹوری لکھ دی؟ آپ ہیوملیٹ کرتے ہیں پاکستان کی، اور میں ایک نیا طریقہ شروع ہوا ہے صحافیوں کو جرنلزم سکھانے کا، یہ صحافیوں کو جرنلزم سکھانے کا ایک نیا طریقہ، یہ نیا رواج چلا۔ ایک سیکنڈ مانگ رہا ہوں، یہ ہماری عورتوں کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے آج وہاں پر ایک ڈپٹی پریزیڈنٹ بنا کے جہاں پر ابھی بھی 21% عورتوں کی تنخواہ کم ہے، جہاں پر امریکہ میں آج بھی 21% عورتوں کی تنخواہ کم ہے۔ آپ یہاں پر ہمیں عورتوں کے حقوق بتاتے ہیں جنہوں نے 1980s کے اندر عورت کو پریزیڈنٹ بنایا۔ ہمارے پرابلمز ہیں، بالکل ہمارے پرابلمز ہیں، میری بات سنیے، ہمارے بہت بڑے بڑے پرابلمز ہیں، ہمیں انہیں فکس کرنا ہے، لیکن ہمیں اس طریقے سے ہیوملیٹ نہیں کیجئے۔ جو سچ نہیں ہے وہ بی بی سی پہ ٹھیک ہے، آپ ایک بات ہمارے خلاف پروپیگنڈا مت کیجئے۔ You have made your point. جی ہی پروپیگنڈا نہ ہو، بٹ سر آپ ایک بات کو چمڑ گئے نا، آپ نے میری سوال کا جواب نہیں دیا کہ میرا کام ہے چمڑنا۔ جب کوئی جھوٹ بولے گا تو میں اس کے ساتھ ایسے چمڑوں گا جیسے لک ٹائر کے ساتھ چمڑتی ہے۔ I have to defend my country. Modesty, we all have to defend our country. Let's not talk about patriotism here, sir. میری جہاں پر آپ مذہب کو اور حب الوطنی کو لے کر آئیں گے وہاں پہ آگے کوئی ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ سوشل ایشوز کو مذہب سے الگ رکھا جائے، جذبہ حب الوطنی سے الگ رکھا جائے، سرٹیفکیٹ نہ اسلام کے بانٹے جائیں نہ یہاں پہ جذبہ حب الوطنی کے بانٹے جائیں۔ میں صرف یہ بی بی سی کی سٹوری پہ بات کر رہا ہوں۔ بتائیے کہ جب یہ ساری کتابیں موجود ہیں تو میں صرف سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ سوال لاؤڈ اینڈ کلیئر گیا ہے؟ میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ ہمارے محترم شہباز گل صاحب نے آغاز کیا ایک پرسنل اٹیک سے کہ پتہ نہیں کبھی گئی ہیں کہ نہیں گئی، میں گئی ہوں کہ نہیں گئی وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس قسم کی یونیورسٹیز میں پھر شہباز گل صاحب گئے ہیں جو داستانیں ہیں میں ان پر نہیں جانا چاہتا، ایبسلیوٹلی میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر تو آپ کو عورتوں کے حقوق پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے جو آپ نے اس بچی کے ساتھ کیا تھا۔ آپ کے بات سے لائیو ٹیلی ویژن، مجھے آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔
आप पर्सनल अटैक्स करेंगे। आपने अभी किया मेरे पे, आपने अभी किया, आपकी बात में नहीं बोली, प्लीज बीबी आपने जवाब आपने किया तो मैं जवाब दे रहा हूं, इस तरह बिहेव मत करें प्लीज। अच्छा मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए। मैं गलीदा, मुझे एक बात बताइए, 2021 मार्च के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ने स्टूडेंट्स को कहा कि फौरी तौर पे मॉडेस्ट और डिसेंट कपड़े पहने जाएंगे वरना आया नहीं जाएगा कॉलेज। मॉडेस्ट और डिसेंसी की मैं अभी भी मिसाल नहीं, मैं उसका थ्रेशोल्ड बार कौन करेगा, बार कौन करेगा। उसके बाद 2019 सितंबर में खैबर पख्तूनख्वा ने ये मैंडेटरी लाजिम कर दिया स्कूल गर्ल्स बच्चियों के लिए कि वो चादर पहन के जाएंगी। और फिर एक ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये हाफ चादर पहनती हैं जो इनकी बॉडीज को सही तरह कवर नहीं करता। आई एम कोटिंग, यही मसला है एग्जैक्टली। सॉरी मैं आपकी बात कट इन कर रही हूँ। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है कि आपकी सोसाइटी का, आपकी रियासत का, आपकी सरकार का कोई काम नहीं है कि आप मॉरल पुलिसिंग करें। आप बताएं कि औरत क्या लिबास पहनेगी, मर्द क्या लिबास अच्छा पहनेगा। यही सवाल है एक्चुअली, मुआशरा फिर कैसे सही सवाल होगा? ही यही है। माइक मेरे काम है कि अब आपसे फिर मुआशरा सही कैसे होगा, हुक्मरानी कौन करेगा या लीड कौन करेगा? दिस इज द डिबेट एक्चुअली सर। रियासत का काम है, रियासत का काम है, रियासत का काम है, हुकूमत का काम है, सरकार का काम है कानून का निफाज करना। देखिए मैं और खातून के खिलाफ किसी भी बुनियाद पे, चाहे उसके लिबास की बुनियाद पे, ये वही ज़हनियत है जो कहती है कि औरत का लिबास मुख्तसर नहीं होना चाहिए क्योंकि मर्द रिपोर्ट नहीं है। ये वही मेंटालिटी है जो आप बच्चों को तालीमी इदारों में पढ़ा रहे हैं। ये बहुत डेंजरस है। ये आप ज़िया के दौर में पाकिस्तान को वापस लेके जा रहे हैं कि जहां पे आपको खवातीन असातिज़ा की जीन्स, उनकी टाइट्स आपको प्रॉब्लमैटिक लगती हैं। वो बच्चा, वो लड़का या वो लड़की, दोनों के ज़हनों पे असर पड़ेगा। वो जब बाहर जाएगा, उस स्कूल से निकल के, उस कॉलेज से निकल के, उस यूनिवर्सिटी से निकल के, वो अपने आसपास काम करने वाली खवातीन आईने पाकिस्तान के तहत एक तो हर शहरी के डिग्निटी का ख्याल रखना रियासत का काम है। मगर जिस तरह गरीदा ने कहा, क्या रियासत का ये काम है कि ये बताए? मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं। नहीं, मेरा तो सवाल है, पहली बात तो ये रियासत ने नहीं किया, हर डिपार्टमेंट। मैंने अभी आपको जो लिचफील्ड स्कूल है उसका बताया कि वो रियासत काम नहीं कर रही, एक स्कूल का डिपार्टमेंट है वो काम कर रही है। यहाँ पर सुन लीजिएगा, हर मुल्क के अपने मारूजी हालात हैं। अगर KPK में लोगों को कंबाइन तौर पर ये लगता है, हो सकता है मैं ये सपोर्ट ना करूं, मेरी बेटी हो, मैं हो सकता है बड़ा कंफर्टेबल हूं वो जो भी ड्रेस पहन के जाए, मैं अपनी ज़ात के लिए या आप अपनी ज़ात के लिए। लेकिन मालाकंड के लोगों ने अपने हालात देखने हैं। उन्होंने DHA लाहौर के हालात देख के फैसला नहीं करना। हो सकता है अगर आप वहाँ पर एक सर्टन टाइप का वहाँ के एल्डर्स ड्रेस कोड ना करें तो लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना बंद कर दें। हमें उन हालात को आप बताइए, क्या पूरी दुनिया में कहीं पे पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मस्जिदों की हेल्प ली जाती है? हमारे यहाँ ली जाती है ना, क्योंकि हमें वहाँ प्रॉब्लम है, हमारे अपने इंडिजिनस प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें फेस करना है। रही बात कि रियासत, आप जो मर्जी पहने, जितने मर्जी कम कपड़े पहने, आई विल बी सपोर्टिव ऑफ यू। आप कल जितने मर्जी कम कपड़े पहन के बाहर आना चाहें, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं गवर्नमेंट के ऑफिशियल के तौर पे मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आप कल से शुरू करें अल्लाह का नाम लेके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या पहनती हैं? मेरा तो अगला सवाल ही था, प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में कोई क्या वहीं पर जाती है कि खवातीन जितने कम कपड़े मर्जी पहने। अभी आपने कहा, आपने वर्ड यूज किया, मैं आपका वर्ड, मैं आपका वर्ड वापस कर रहा हूं। मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि औरतें कम कपड़े पहने या ज्यादा पहने, तो मैंने ये कहा। ये मर्द की ज़हनियत है, ये माजरत के साथ हमारी सरकार में बैठे हुए तमाम मर्दों की यही ज़हनियत है जो कि आपको तो सारे मर्दों की ज़हनियत ऐसे लगती है, जड़ ही यही है मसले की कि इनके लिए खवातीन का हुकूक, इनके लिए खवातीन जैसे नहीं है, तमाम औरतें एक जैसी नहीं। सोसाइटी छोटे कपड़ों से शुरू होती है, छोटे कपड़ों पे आके खत्म हो जाती है। आपने अभी इन्होंने वर्ड यूज किया कि कम या ज्यादा कपड़े, तो मैंने उसके जवाब हमें बिल्कुल मैंने ऐसा कोई लफ्ज यूज नहीं किया। स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने अभी चला लीजिए दोबारा, मैं चैलेंज करता हूं। गिल साहब, मैं चैलेंज कैसे मैंने कहा है आप बिल्कुल चैलेंज करें, आप हमेशा गलत बात करते हैं और चैलेंज में गलत साबित होते हैं, लेकिन आप मानेंगे कभी नहीं। आप चला लीजिए, अभी वक्फे के बाद चला लीजिए। आप छोटे कपड़ों की बात मत करें, बात यहां पर हो रही है कि आप स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने एक लॉ इंप्लीमेंट किया है जो उन्हें लगता है कि उनके, कल को हम टीवी आपको कहे ब्लू कलर का ब्लेजर पहन के आपने यहां पर बैठना है और आपने शो करना नहीं करेंगी, आपको लगता है आप डिफाई करेंगे? TCS क्या करता है? मैं आपको अपनी मिसाल दे देती हूं, मैं आपको अपनी मिसाल दे देती हूं। अच्छा मुझे बताइए, फिर PIA डिफाई कल से कर दे, एयर होस्टेस डिफाई करना शुरू कर दे, एमिरेट्स करना शुरू कर दे। ठीक है, ऐसे तो नहीं होता इंस्टीट्यूशंस में। ये कोई बहादुरी नहीं है, आपने जॉब करनी है, यू हैव टू फॉलो द यूनिफॉर्म। अगर एक इदारा एक यूनिफॉर्म बना रहा है, आपको क्या मसला है? कल को आप कहेंगे एमिरेट्स ने टोपी सर पे दी हुई है, उन्हें कवर करवाना है, ऐसा नहीं है। हर इदारे का अपना एक यूनिफॉर्म है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। वो भले आपका एक कोरियर सर्विस है। अगर मुझे आप इजाजत दे दें, मुझे तो जवाब सवाल करने का दोनों ने मौका ही नहीं दिया। सिर्फ सर सवाल है कि मॉडेस्टी का तयन कौन करेगा। दूसरा सवाल ये क्या ये करने के रियासत के काम है, ये सवाल है। क्योंकि आपने मेरा हवाला दिया, मुझे अपने एक निजी चैनल में, मैं पहले नहीं करती थी दुपट्टा, मैंने किया, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई।
کسی ایک عادت شخص نے مذاق اڑایا, کوئی پرابلم نہیں ہے, میں آج بھی جینز پہن کے کرتی ہوں, مگر اچھا آپ کے مذاق مورل کیوں کوڈ اڑایا؟ کے یہ میرا مطابق پرابلم ہے. آپ کے آپ دوپٹہ نہ لیں تو مذاق نہیں اڑتا, 90% لوگوں نے حوصلہ افزائی بھی کی. مگر بالکل میرے کہنے کا مقصد یہ, گل صاحب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نقاب کر کے بیٹھے ہیں, گل صاحب میں آج بھی جینز پہن کے دوپٹہ کر رہی ہوں نا, میرے کہنے کا مقصد ہے فریڈم ہے, یہ میری اپنی سیلف چوائس ہے, ہاؤ آئی وانٹ ٹو ایکسپریس مائی سیلف. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خواتین اساتذہ کے جینز پہننے پرابلم کیا ہے. نہیں, یہ خواتین نہیں, مردوں کے بھی ہے. مرد کو چھوڑ دیجئے, ہمارے یہاں پر خواتین, سب کے ساتھ پرابلم ہے جو غلط ڈریس کرے گا, مرد ہو یا میں عورت آپ کی بات میں انٹرپٹ نہیں کرتی, مجھے سارا بات ٹائم مکمل انٹرپٹ کرنے کرتی رہی ہیں. پلیز ابھی ناظرین میں آپ کی بات انٹرپٹ نہیں کر رہی, مجھے میں آپ سے جواب دیں. ریکویسٹ کر رہا تھا کہ مجھے کامنٹ پورا کرنے دیں, لیکن آپ کر لیجئے, آپ خاتون ہیں, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ کر لیں. جواب دیجئے. پلیز انٹرپٹ مت کیجئے گا. ہمارے یہاں پر ایک پہلے ہی پیٹریارکل سوسائٹی, پردرسری معاشرہ ہے کہ جہاں پہ مردوں کو بہت پریولیجز حاصل ہیں. آپ کسی مرد کو جینز پہننے سے منع کریں گے, اسے فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس کے لیے معاشرے کا نظریہ, اس کے لیے معاشرے کی سوچ وہ نہیں ہے جو ایک خاتون کو آپ جینز پہننے پہ منع کرنے پہ یا اس کو حجاب لینے پر آپ مجبور کرنے پہ کرتے ہیں. چلیں, سو یہ ایک بیسک ڈیفرنس ہے جو کہ ہماری حکومت کو, ہماری اگر قیادت کی طرف سے کہا گیا کہ آدمی روبوٹس نہیں ہیں اور یہ سب چیزوں کا امپیکٹ پڑتا ہے, یہ آپ سمجھیں کہ وہ ایک وزیر اعظم نے افیکٹ ہوتا واپس لے لیا تھا اپنا اسٹیٹمنٹ, بٹ اٹس اسٹل آن دی ریکارڈ. بالکل واپس نہیں لیا تھا, لیٹ می کریکٹ آن ریکارڈ. واپس نہیں لیا, وزیر اعظم نے عورت کا لباس ہی ویلکم کرتا ہے. مہر لسن ٹو می, وزیر اعظم نے بالکل جوڈی وڈروف کے شو کے اوپر بڑا کلیئر کیا تھا کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کبھی نہیں دیا. ایسے ہی بہت سارے پاکستان کے اندر فیک لبرلز جو ہیں وہ جعلی, جیسے یہ کتاب کی جعلی سٹوری بنائی گئی, ایسے ہی پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کو جعلی بنایا گیا. جس اینکر نے وہ انٹرویو لیا تھا نہ کبھی اس نے کلیم کیا, نہ ویڈیو پہ وہ سٹیٹمنٹ تھا, یہ خود سے سٹیٹمنٹ پھیلایا گیا ٹویٹر کے اوپر. اس کے بعد سٹیٹمنٹ سر کہ خواتین جو ہیں, جو ریپ وکٹم جو ہے وہ رسپانسبل ہے یا کم کپڑے پہننے سے ریپ ہوتا ہے, پرائم منسٹر نے یہ کبھی نہیں کہا. ہی آلویز بلیو. میں آپ کو سارٹ چلوا دوں؟ جی چلائیے پرائم منسٹر کا کیا کہہ رہے ہوں. Wearing very few clothes, it will have an impact on the men unless they're robots. No matter whatever, how much ever a woman is provocative or whatever she wears, the person who commits rape, he is fully responsible. بڑا کلیئر کیا, وکٹم کبھی رسپانسبل نہیں ہے, دیٹ از آر بلیف. جو انہوں نے پہلے کہا تھا وہ ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا جس کو آج بھی کھڑے ہیں. یہی وہ کنفیوژن ہے جس کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, رہیں گے. اگین آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, پلیز ٹائم جو بھی ہے آپ ایکسکیوزز مت بنائیں. یہی وہ کنفیوژن ہے جو خواتین کو ریگریسو سوسائٹی میں جینا, ان کا چلنا پھرنا ہمارے لیے خواتین اور مرد برابر ہیں. ہم سب پہ کالج اسکولز کے اندر اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ہمارے ہاں مرد بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو مردوں سے بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. یہاں عورت اور مرد کی تفریق نہیں ہے. ہمارے لیے اسکول کی فیکلٹی ہے اور اس کو ہم نے ایڈمنسٹریٹ کرنا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے بہترین ہو. نہ اس میں مرد کی تفریق ہے نہ عورت کی تفریق ہے. جب وہاں پر ٹائٹ جینز کی بات ہو رہی ہے تو وہ مرد کے لیے بھی ہو رہی ہے, عورت کے لیے بھی ہو رہی ہے. پلیز. بہت بہت شکریہ غریدہ صاحبہ اور گل صاحب آپ کا بھی, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر اینڈ جرنلسٹ غریدہ فاروقی کے بھی آپ نے دلائل سنے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, بہرحال یہ ریاست پاکستان طے کر چکی ہے. ایز آف رائٹ ناؤ دا گورنمنٹ فیلز کے یہی کرنا جو ہے سب کے بہتری کے اندر ہے, مگر صرف ایک کنٹینشن ہے کہ اگر ذہنیت کو بہتر کیا جا سکے, معاشرے کے اندر جو ویلیو سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جا سکے, کنوکشنز کو یقینی بنایا جا سکے تو بہتری ضرور آئے گی. مذہب سے لے کے سیاست تک ہر چیز اگر خواتین اور ان کے لباس کے اوپر ہی ختم ہو جائے گی تو آگے بڑھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد افغانستان کی صورتحال کا جائزہ بتائیں. 15 اگست کو ملک سے فرار ہونے والے سابق افغان صدر اشرف غنی نے افغان عوام سے معافی مانگتے ہوئے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ 15 اگست کو غیر متوقع طور پر طالبان کے دارالحکومت کابل میں داخلے اور افغانستان چھوڑنے پر افغان عوام کو وضاحت دینے کا پابند ہوں. انہوں نے کہا کہ کابل چھوڑنا میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا. میں نے صدارتی محل کی سیکیورٹی ٹیم کے کہنے پر افغانستان چھوڑا. سیکیورٹی ٹیم نے کہا کہ آپ نہیں نکلے تو سڑکوں پر خون خرابہ ہو جائے گا. اشرف غنی نے کہا کہ اپنے لوگوں کو تنہا چھوڑنے
छोड़ने का कभी कोई इरादा नहीं रखा था। मुझ पर लाखों डॉलर्स लेकर भागने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। करप्शन ने हमारे मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं। बहैसियत सदर करप्शन के खिलाफ जंग मेरी तरजीह थी। अशरफ गनी ने अपने ऊपर आयद इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि उनकी साख को खराब करने के लिए इस तरह का बेबुनियाद इल्जाम आयद किया जा रहा है। अशरफ गनी का कहना था कि उनके और उनकी अहलिया के असासे सब जाहिर किए गए हैं और उन्होंने पेशकश भी की है कि अक़वाम मुत्तहिदा या किसी आज़ाद अदारे से वो सरकारी ऑडिट या अपनी मुआशी तहकीकात करवाने को भी तैयार हैं। अपने करीबी इत्तेहादी, अपने कॉलीग्स का भी मुआशी ऑडिट कराने को तैयार हैं। नाज़रीन, अशरफ गनी के ट्वीट के जवाब में साबिक वज़ीर ख़जाना और पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर उमर ज़खेलवाल ने कहा है कि आप एक कान में थे, गलत तरीके से आए और झूठ के जरिए हुक्मरानी की। एक काम करती हुई रियासत हवाले की गई थी कि जिसे तबाही की तरफ ले गए और अब एक और झूठ बोलकर अपना दिफा कर रहे हैं। अफगानिस्तान से मुतल्लिक तमाम गुज़िश्ता पेशनगोइयाँ गलत साबित हुई हैं। ये आज का एक और अहम तरीन बयान आपके सामने रखते हैं। ये कहा गया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान में तब्दीली एक हकीकत है और मसाइल अफगानिस्तान के अवाम को खुद हल करना होंगे। ये बात वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज 6 मुल्क की वर्चुअल इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल बेहतर करने के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। शाह महमूद कुरैशी जो है वो आलमी दुनिया से एक ऐसे वक्त में मुखातिब थे आज नाजरीन कि जब अमरीका, यूरोपियन यूनियन और आलमी मालियाती इदारों की जानिब से इमदाद रोक दी गई है। अफगानिस्तान में बैंकों में कैश खत्म हो गया है, मनी चेंजर्स की दुकानें बंद हो गई हैं और अशिया की तलब में कमी की वजह से चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। अफगानिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान को बैरूनी इमदाद ना मिली तो वहाँ एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। अमरीका ने अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर से ज़ायद फॉरेन रिजर्व्स मुंजमद कर दिए हैं जो अमरीकी बैंकों में थे, जबकि आलमी बैंक और दीगर इदारे भी इमदाद मुंजमद कर चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर बैंकिंग सेक्टर तकरीबन बंद पड़ा है, जबकि लोगों के पास रकम ख़त्म होने के साथ साथ महंगाई ने सर उठाना शुरू कर दिया है। मुईशत का 40% इन्हिसार बैरूनी इमदाद पर मुनहसर मुल्क के लिए बजट बनाना भी एक चैलेंज से कम नहीं होगा। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक चीन की जानिब से अफगानिस्तान के लिए 31 मिलियन डॉलर की इमदाद का ऐलान भी कर दिया गया है। मोर ऑन दिस टुमारो। आई विल सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह। दैट्स इट। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़।